एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है रिसोर्स यूपीपीएससी और आप देख रहे हैं बीपीएससी टेस्ट पेपर। ये परफेक्शन आईएएस के हैं। तो मैंने कई सारे लोगों से सुना है कि ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मैंने 3 या 4 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। उसमें आपको, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 100+ पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के भी स्टार्ट हुए पेपर डालना मैंने शुरू किया है, लेकिन फिर भी आपको 3-4 पेपर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में आपको पैसे दे के पेपर लेने पड़ते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उत्तराखंड के भी पड़े हुए हैं एंड यूपी आर के हिंदी ग्रामर के पेपर पड़े हुए हैं। तो ये सारी आपको बेनिफिट वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट नंबर हमारा 5 है और ये हमारा बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का है, ठीक है। बाईलैंग्वेज है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों है। मैं कोशिश करती हूँ हिंदी बताती हूँ और इंग्लिश को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोशिकाएं जीवन की बुनियादी निर्माण खंड हैं। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है सभी जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। सेकंड, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। थर्ड, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है हमें, ठीक है। हो सकता है आपने जब इसका बेसिक पढ़ा हो तो आपको इसका कुछ आइडिया हो। तो चलो स्टार्ट मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिए हैं A 1, B केवल फर्स्ट और सेकेंड, C केवल सेकेंड एंड D है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर बताना है, देखो जो ये कह रहे हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते इसलिए इसे जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। तो क्वेश्चन तो ठीक है। आंसर में बता रहे हैं कि कुछ जीव एकल कोशिकाओं से बने होते जिन्हें एक कोशिकीय जीव अर्थात बैक्टीरिया ईस्ट कहा जाता है, जबकि कुछ जीव कई कोशिकाओं से बने होते जिन्हें बहुकोशिकीय अर्थात मनुष्य, बिल्लियाँ कहा जाता है। मतलब बिल्लियाँ, ये चीज़ें, ये इंसान और बिल्लियाँ होती हैं, वो कई कोशिकाओं से या बहु कोशिकाओं से बनी होती है। तो इसलिए कथन फर्स्ट हमारा गलत है कि सभी जीव अनेक कोशिकाओं से, सभी नहीं होंगे, इसमें कुछ हो जाएंगे। कुछ में जो एक कोशिका से बने होते वो बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, अब मनुष्य हो गया और बिल्लियाँ हो गई, ये सभी बहु कोशिकाओं से बने होते। तो इसलिए ये वाला जस्टिफाई नहीं कर रहा। सेकंड, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। तो बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। तो सेकंड हमारा सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, ये इन्होंने कहा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल एकल कोशिका वाले जीव हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक और झिल्ली बंद अंगकों का अभाव होता है। उनकी आनुवंशिक सामग्री आमतौर पर न्यूक्लियाइड क्षेत्र में स्थित एक एकल गोलाकार गुणसूत्र होती है, इसलिए कथन सेकंड सही है। थर्ड हमारा यहाँ पर गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में आकार में छोटी होती है। ये जो कह रहे हैं ये बड़ी होती है, तो ये बड़े शब्द यहाँ पर आकार में बड़ी होती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल सेकेंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट और सेकेंड हमारे फर्स्ट और थर्ड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। सेकेंड, वायरस गैर सेलुलर जीव है जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड बताना है। तो बैक्टीरिया मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य एक समूह के रूप में बैक्टीरिया सबसे व्यापक चयापचय विविधता दिखाते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण होते हैं, जबकि अन्य विषमपोषी होते हैं, इसलिए कथन एक सत्य है। सेकेंड हमारे यहाँ पर सत्य नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सत्य है। सेकेंड कह रहे हैं कि वायरस गैर सेलुलर जीव है जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर मतलब जो ये इन्होंने कहा है, वायरस गैर सेलुलर जीव है जिनकी विशेषता जीवित कोशिका के बाहर एक निष्क्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है। उन्हें वर्गीकरण में स्थान नहीं मिला क्योंकि वह वास्तव में जीवित नहीं माना जाता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर कोई यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है और अगर ये पेपर अटेंड करते हो तो आपको फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइंस बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें फॉर्म किए गए। यूपीएससी लेवल के भी कुछ क्वेश्चन हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के क्वेश्चन मैंने यूपीएससी में खूब देखे हैं पीवाईक्यू में। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भी पीवाईक्यू को ज़रूर एनालाइज कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको अटेंड करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आप हैं। जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए पेपर चाहिए कि कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये वहाँ पर आपको हेल्प करेगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन ए विटामिन ए जेरोफ्थाल्मिया, विटामिन बी बांझपन, विटामिन ई बेरीबेरी एंड विटामिन B12 एनीमिया। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 या डी सभी 4? ये बताने। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पर। सबसे पहले तो रेटिनॉल विटामिन ए जेरोफ्थाल्मिया नेत्र रोग, ठीक है। तो विटामिन ए और इसका जो जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी उसका जो साइंस नाम होता है वो भी समझते हैं, है ना। विटामिन बी थियामिन बेरीबेरी यानी कि छीण तंत्रिका और हृदय, टोकोफेरॉल विटामिन ई बांझपन, कोबालमिन विटामिन B12 एनीमिया, एर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी रिकेट्स। इसलिए केवल 1 और 4 ही सही है यहाँ पर, ठीक है। ये सही है और ये सही है, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिलहाल सही है। तो हम कह सकते हैं कि केवल 2। ये मैंने इसलिए टिक लगाया कि आपको क्लियर रहे कि केवल 2 में कौन, 1 2 2 3 3 4 4 3 ऐसे, ठीक है। इसलिए मैं क्लियर करने के लिए बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन कारण के क्वेश्चन है। ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स को पौधे जगत के उभयचर कहा जाता है। कारण वे नंगी चट्टानों मिट्टी पर पौधों के अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो करें नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड आगे वैसे ही है। तो देखो इसका देखना ये है कि क्या सही होगा। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत को उभयचर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। तो फिर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए और बी दोनों नहीं सही होंगे। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। सत्य तो होंगे लेकिन सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि वे नंगी चट्टानों और मिट्टी पर पौधों के अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो दोनों सही है। बाकी मैं PDF भेज दूंगी तो आप अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम रैंक तक वर्गीकरण पदानुक्रम की सही व्यवस्था कौन सी? ये हमने पढ़ा। ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड प्रजाति। बी किंगडम, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीन्स, प्रजाति, ठीक है। सी है प्रजाति, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम एंड जीन्स, क्लास। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपका हो जाएगा किंगडम। अब किंगडम 2 जगह है पर देखना है किंगडम, फिर हमारा होना चाहिए यहाँ पर फाइलम। उच्चतम से निम्नतम अगर रैंक तक वर्गीकरण करना होगा तो वो हो जाएगा आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, प्रजाति, ठीक है। इस तरीके से यही हमारी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। राज्य वर्गीकरण का उच्चतम स्तर है। ऐसे 5 जगत हैं जिनमें जीवित जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात एनिमेलिया, प्लांट, कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। फाइलम वर्गीकरण का अगला स्तर है। तो इस तरीके से डिटेल दिया, डिटेल में नहीं बताऊंगी, बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में पसीना मुख्य रूप से थर्मोरेगुलेशन का एक साधन है जो एक्राइन ग्रंथियों के जल समृद्ध स्राव द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव पसीना निम्न में से किसका निर्माण करता है? ऑप्शन है पोटेशियम, बी आयरन, सी मैग्नीशियम या डी उपरोक्त सभी। अगर देखेंगे तो मानव पसीना पसीने की ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और मुख्य रूप से पानी से बना होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड और अन्य पदार्थ होता है। तो ऐसे देखिए ऑप्शन पढ़ने के बाद में डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो क्योंकि ये हमने अभी स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से आप इसको देखते चलें। जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम से तो इसको देखते चलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछते हैं। UP PCS में खूब घुमा घुमा के पूछते हैं और आपका BPSC में तो पूछा ही गया, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप तैयार कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आता है तो फिर आपसे गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए नेक्स्ट है सूची फर्स्ट पदार्थों की और सूची सेकंड अनुप्रयोगों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए एस्पार्टेम, सिंथेटिक रबर, बी फ्रियॉन, एंटीहिस्टामाइन, सी नियोप्रीन कृत्रिम स्वीटनर एंड डी बेनाड्रिल रेफ्रिजरेटर। तो अगर आप स्पार्टिम को आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो स्पार्टिम का आपको यूज़ पता चलेगा। स्पार्टिम एक कृत्रिम स्वीटनर है। स्वीटनर मतलब मिठास, है ना, जो सुक्रोज से 200 गुना अधिक मीठा होती है और आमतौर पर खाद्य पदार्थों और मतलब ये पीने वाले जो
जूस आते हैं रेडीमेड, उनमें चीनी के रूप में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो हमें अगर मिलान करेंगे एस्पार्टिम, तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम स्वीटनर। अब 1A3 दो जगह है, बट दूसरा ऑप्शन आप देखो बी, जो फ्रियॉन है ये एक, इसका जो प्रयोग होता है वो रेफ्रिजरेंट में होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो ये नियोप्रीन है ये आपका एक सिंथेटिक रबर है। तो इस तरीके से जब जाओगे, लास्ट में बचता है बेनाड्रिल जो कि एंटीहिस्टामाइन है। तो इस तरीके से देखेंगे तो फिर हमारा जो आंसर निकलेगा A3B4, हाँ सी ऑप्शन निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जैव विविधता का भंडार एक पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैविक विविधता होती है। तो निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी वन्यजीव अभ्यारण्य, सी बायोस्फीयर रिजर्व, या डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कह रहे हैं कि विविधता का जो भंडार होता है वो कौन सा होता है? तो अगर आप गेस करोगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे जैव विविधता की मात्रा अन्य सभी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यहाँ सब जगह भी होती है पर यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो इसलिए मुझे इसका आइडिया है पहले से। देखो क्यों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन दुनिया के सबसे जटिल और विविध बायोम के रूप में सामने आता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में इष्टतम स्थितियाँ होती हैं जिसके बाद पूरे वर्ष प्रचुर वर्षा और लगातार गर्मी होती है। वे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने और भविष्य के अनुकूलन और विकास के लिए आनुवांशिक संसाधन के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें और दी गई हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट है कि इंटरफेरॉन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन क्या है? ऑप्शन है डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं में शामिल एंजाइम, बी हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, सी वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, एंड डी न्यूरोट्रांसमीटर जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इंटरफेरॉन क्या है ये पहले बताना है। इंटरफेरॉन आपके कई वायरस की उपस्थिति के जवाब में मेजबान यानी कोशिकाओं द्वारा बनाए और जारी किए गए सिग्नलिंग यानी सिग्नल कह सकते हैं प्रोटीन का एक समूह है और वे प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके और वायरस की प्रकृति को रोककर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सामान्य हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट है, बी सामान्य रक्तचाप का मान 120/80 मतलब 80 मिलीमीटर HG है, सी श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है, एंड डी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो बताना इसमें से कौन सा सही होगा। देखो अगर बात करें यहाँ पर हम तो आराम करते समय वयस्कों की सामान्य हृदय गति आमतौर पर 60 से 100 बीट प्रति मिनट यानी BPM तक होती है। हालांकि उम्र, फिटनेस स्तर और समग्र स्वास्थ्य जैसे कारक हृदय गति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कथन एक हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता, सेकेंड इनमें अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता होती है, थर्ड बलगम की उपस्थिति के कारण उनकी त्वचा चिकनी और फिसलन भरी होती है, एंड फोर्थ वे पानी नहीं पीते लेकिन त्वचा के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से किस जीव का वर्णन किया गया? ऑप्शन है गिरगिट, बी मछली, सी मेढक, या डी उपरोक्त के अलावा अन्य। बताना है यहाँ पर। अगर देखेंगे तो कह रहे हैं मेढक, ठीक है। क्या हो जाएंगे? मेढक। जितनी लाइनें भी कही गई हैं ये मेढक के बारे में है। तो मेढकों के शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता है, उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुकूल बदलता रहता है। इन्हें ठंडे खून वाले जीव कहा जाता है। अन्य ठंडे खून वाले जीव अगर बात करोगे तो सरीसृप, उभयचर और अधिकांश मछलियाँ हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, साइंस की है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा पानी, नमक और एंजाइम ले जाने के लिए होता है। इस संदर्भ में प्लाज्मा बनता है। ऑप्शन है कुल रक्त मात्रा का 55%, बी कुल रक्त मात्रा का 90%, सी कुल रक्त मात्रा का 40%, या डी कुल रक्त मात्रा का 75%। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुल रक्त मात्रा का 55%। 7 नंबर से क्वेश्चन देखे हैं, आप इनको देखते चलो, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी दिखाना जरूरी रहता, बहुत सारे लोगों को रहती है ज़रूरत। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट प्लास्टिक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं,
सेकेंड, प्लास्टिक जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। थर्ड, प्लास्टिक युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एंड फोर्थ, प्लास्टिक युक्त वर्णक क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, हमें इसकी आंसर की बात करनी थी। ठीक है, इस तरीके से तो कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना था। बात करेंगे अगर, तो प्लास्टिक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं। और प्लास्टिक तीन प्रकार के या प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है। प्लास्टिक युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हैं और ल्यूकोप्लास्ट भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है। इस तरीके से देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सेकेंड हमारा केवल नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रासायनिक तत्व जीवन का निर्माण खंड है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? प्रतिशत के संदर्भ में यहाँ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं हमारा कि रासायनिक तत्व जीवन का निर्माण खंड है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? प्रतिशत के संदर्भ में, है ना। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बी ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। सी ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन। या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कैल्शियम। तो अब बताना है इसको प्रतिशत की मात्रा में वो भी अवरोही क्रम में, है ना, आरोही में नहीं। यानी बढ़ते से घटते में बताना है और आरोही में होता है घटते से बढ़ते में। ठीक है, देखो ऑक्सीजन होती है 65% हमारे बॉडी में, हाइड्रोजन होती है 10%, कैल्शियम होता है 2%, कार्बन होता है 18%, नाइट्रोजन 3% एंड फास्फोरस 1.1%। देखोगे तो ऑक्सीजन होती है 65, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही हो गई। कार्बन होती है 18%, तो फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। सेकंड, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एंड थर्ड, किडनी द्वारा स्रावित पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या डी कोई नहीं। देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि लार में एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज जैसी सरल शर्करा में तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे आपके शरीर के लिए इसे पचाना आसान हो जाता है। तो कथन फर्स्ट तो हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि अब ये यूपीएससी तरीके इसको बनाया गया क्वेश्चन के ऑप्शन को, है ना। सेकंड कह रहे हैं कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह कई आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अब ये क्या क्या काम करती है? तो चयापचय मतलब भोजन को पचाती है, विषहरण, पोषक तत्वों का भंडारण, पित्त का उत्पादन और महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण भी शामिल है। तो सेकंड भी सत्य है। थर्ड कह रहे हैं कि किडनी द्वारा स्रावित पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। तो जो लीवर पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में जमा होता है, पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है लीवर। ठीक है, किडनी नहीं। तो इस तरीके से देखेंगे थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला गलत। तो बी ऑप्शन निकल आएगा, क्योंकि यहाँ केवल एक केवल दो तो मैंने कई बार बताया इसके बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ तत्वों की कमी से मानव शरीर में बीमारी और विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ हो सकती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, आयोडीन, घेंघा रोग। सेकेंड, कैल्शियम, कमजोर दांत और हड्डियाँ। थर्ड, क्लोरीन, मांसपेशियों में ऐंठन। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या डी कोई नहीं। बताना है कि इसमें कितने सही सुमेलित हैं। जिंक की कमी से बच्चों का विकार अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, यह रुक सकता है। जिंक कोशिका वृद्धि और विभाजित सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके, और घेंघा आपका थायराइड ग्रंथि की सूजन है, जो आमतौर पर आयोडीन की कमी के कारण होती है। हालांकि यह दवाओं या थायराइड विकारों जैसे अन्य कारकों के कारण भी हो सकती है। इस तरीके से देखेंगे तो सी ऑप्शन यानी कि सभी तीनों हमारे लिए सही है। मतलब जो इस क्वेश्चन में दिए हैं तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलें। नेक्स्ट है कि अस्थिमज्जा अस्थि गुहाओं के अंदर का नरम वसायुक्त ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिमज्जा में निर्मित होता है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, सेकंड लाल रक्त कोशिकाएं, थर्ड प्लेटलेट्स। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बताना है कि इसमें से कितने ऑप्शन हमारे सही हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स। अस्थिमज्जा में निर्मित होता है तो तीनों ही होती हैं। ठीक है, तो तीनों सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने वैज्ञानिक नाम से गलत रूप से मेल खाता है? ऑप्शन है विटामिन B1 थायमिन, बी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, सी विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन,
एंटी विटामिन B9 एस्कॉर्बिक एसिड। अब कह रहे हैं कि जो नाम है उससे इसका जो मेल होता है वो सही नहीं होता है, मतलब ऐसे लगता है कि ये नहीं हो सकता है, इस तरीके से है। देखो विटामिन के बहुत सारे काम होते हैं, वो आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना। बात करेंगे विटामिन ए तो रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, ठीक है ये तो सही है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये भी सही है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ये भी सही है। एंड जो विटामिन B9 कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो फोलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, ये हो जाएगा फोलिक एसिड। तो इसलिए ये अपने नाम से थोड़ा सा अलग मेल खाता है, फोलिक एसिड। और ये गोलियाँ आपको मतलब साइंस से थोड़ा याद है या वैसे तो मतलब दी जाती हैं, लेडीज़ों को दी जाती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, क्योंकि साइंस का समय है। तो अगर किसी में थोड़ी बहुत कमी होती है फॉलिक एसिड की तो ये उसको कंसीव करने के पहले दी जाती हैं, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि ये अपने नाम से अलग मेल खाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जो हड्डियों और कोमल ऊतकों के बढ़ने की विशेषता है, और यह आमतौर पर किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। ऑप्शन ए एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH, बी ग्रोथ हार्मोन GH, सी प्रोलैक्टिन एंटी कूप उत्तेजक हार्मोन FSH। तो अब यहाँ पर मिलान करना है कि इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो बी कह रहे हैं जो ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगाली वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से उत्पन्न होता है और आमतौर पर पिट्यूटरी एडेनोमा द्वारा। इस स्थिति की विशेषता हड्डियों और कोमल ऊतकों का बढ़ना है, विशेष रूप से हाथ पैर और चेहरे। तो बी हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन GH। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिलहाल देखते चले क्वेश्चन अपने, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 15। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल नमक का उपयोग अक्सर परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे एक आदर्श परिरक्षक बनाता है। ऑप्शन ए, यह सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है। सेकंड, यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है। थर्ड, यह सूक्ष्म जीवों को प्रजनन करने से रोकता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की कह रहे हैं तो जो सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल नमक अक्सर एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कोशिकाओं को निर्जलित करके और उन्हें पुनः उत्पन्न होने से रोककर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि तीनों ही ऑप्शन, तीनों इफेक्ट हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के सही हो जाते हैं अगर इस तरीके से देखते हैं तो, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कहना इनका कि कौन सा कथन एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में योगदान देने वाले अंतर्निहित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, टीका एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो हेपरिन प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया HIT में देखे गए तंत्र के समान प्लेटलेट फैक्टर 4 PF को लक्षित करता है। थोड़ा साइंस की भाषा है तो हो सकता है कि आपको एक बार में चीज़ें ना समझ में आए। सेकंड है कि टीका सीधे तौर पर लीवर में थक्के जमने वाले कारकों के उत्पादन को बढ़ाकर रक्त के थक्कों के निर्माण को प्रेरित करता है। सी है टीका प्राकृतिक एंटी कोआगुलेंट्स जैसे एंटीथ्रोम्बिन और प्रोटीन C के संश्लेषण को कम कर देता है, जिससे थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एंटी टीका पूरक प्रणाली के सक्रियण को बढ़ावा देता है, जो सीधे प्लेटलेट एकत्रीकरण और थक्का बनने का कारण बनता है। तो अब इसमें अच्छा वर्णन करता है, इन्होंने बोला कि कौन सा, तो TTS का तंत्र थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ घनास्त्रता विशेष रूप से एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन के बाद एक प्रतिरक्षा मध्यस्थता प्रतिक्रिया के कारण माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्वकाल पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, बी डोपामाइन प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन, सी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, एंड डी कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। तो अब बताना कि इनमें कौन नियंत्रित करता है ना, ये बताना है।
देखो, प्रोलैक्टिन विनियमन यानी उसके प्रबंधन में डोपामाइन की जो भूमिका होती है, तो प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन के रूप में डोपामाइन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित डोपामाइन पूर्वकाल पिट्यूटरी द्वारा प्रोलैक्टिन स्राव के प्राथमिक नियामक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। डोपामाइन को हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल परिसंचरण के माध्यम से पिट्यूटरी ग्रंथि तक ले जाया जाता है और पूर्वकाल पिट्यूटरी में लेक्ट्रोट्रॉफ कोशिकाओं पर डोपामाइन D2 रिसेप्टर को बांधता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर इसका सही वर्णन करता है या नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए देखिए, इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित और बढ़ती हैं, जो वृद्धि, विकास और ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और ऊतकों और अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने की अनुमति देती हैं। तो इस संदर्भ में कौन सी मानव कोशिकाएं जन्म के बाद विभाजित होना बंद कर देती है? ऑप्शन ए स्टेम कोशिकाएं, बी रक्त कोशिकाएं, सी महिला अंडाणु कोशिकाएं या डी तंत्रिका कोशिकाएं। देखो, ये कह रहे हैं, कथन इनका ये है कि मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होती है। मतलब जैसे जैसे इंसान की बॉडी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो कोशिका विभाजित होती हैं, बढ़ती हैं, जो वृद्धि, विकास और ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें स्टेम कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, महिला अंडाणु कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं। अब कौन सी कोशिकाएं होंगी? तो तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। वे बच्चे के जन्म के बाद थोड़े समय के लिए विभाजित होते हैं और फिर स्मृति और अन्य गतिविधियां होना बंद कर देते हैं। तो अब इन्हीं में देखो बहुत डिटेल में अच्छी चीज़ें दी हैं कि न्यूरॉन्स में कोई सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, इसलिए स्पिंडल तंत्र फाइबर का कोई गठन नहीं होता है, जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। तो स्टेम कोशिकाएं शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हैं। फिलहाल जो होगी वो तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, बनाए रखने की अनुमति देती हैं, तो वो हो गई तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनने, रक्त स्राव को धीमा करने और घाव भरने के लिए जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन खूब आया है। ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी थ्रोम्बोसाइट्स या डी उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन में है। तो देखो, थ्रोम्बोसाइट जो अस्थिमज्जा में बहुत बड़ी कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं, जिन्हें मेगाकार्योसाइट्स कहा जाता है, और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स रक्त के जमने या थक्के जमने में शामिल होते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैंसर तब शुरू होता है जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। विकिरण चिकित्सा कैंसर का इलाज कैसे करती हैं? ऑप्शन ए यह कैंसर कोशिकाओं को मारता है। सेकंड, यह कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी फर्स्ट और सेकेंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ओके, देखिए, तो दोनों काम करते हैं कि यह कोशिकाओं को मारता है, मतलब यह कैंसर कोशिकाओं को मारता है और यह कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कैसे इलाज करती हैं, है ना। तो विकिरण चिकित्सा या रेडियोथेरेपी एक कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को सिकुड़ने के लिए विकिरण की उच्च खुराक का उपयोग करता है। उच्च खुराक पर विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को मार देती है और यह उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को धीमा, मतलब अब कोई गंदी चीज़ है तो हम क्या करते हैं, अगर पूरा पेड़ नहीं काट सकते तो कई बार क्या करते हैं कि जहाँ वो टहनी में लगा, कहीं डाली में लगा, कहीं पत्तियों में लगा, तो पत्ती को वहीं से कट करके हटाते हैं ना, वही इनका काम है। बस साइंस की भाषा में थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, इनको भी हम देखते चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी को भी नुकसान ना हो, जितने भी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए एस्पायरेंट हैं। ठीक है, जो आप टेस्ट सीरीज परचेज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सब उनके लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन वो पेपर नहीं ले सकते हैं, नहीं ला सकते दिल्ली जा करके, तो उनके लिए परफेक्शन IAS की टेस्ट सीरीज अच्छी है ना। क्वेश्चन जिस तरीके से बनाए गए तो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उत्तराखंड की मुझे अच्छी नहीं लगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिसमैच थे और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। मेरे पास बहुत सारे पेपर बच गए हैं, लगभग 8 से 10 टेस्ट सीरीज़, लेकिन मैंने फिर उनको हटा दिया, क्योंकि अगर हम किसी को सही नहीं बता सकते तो गलत बताने का भी कोई हक नहीं है। ये बहुत गलत बात है, इसलिए मैंने कई बार सॉरी भी बोला, माफ़ी भी मांगी। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट ए, पौधों में असीमित विकास क्षमता होती है और वे जीवन भर बढ़ सकते हैं। कारण, पौधों की बढ़ने की यह क्षमता विभज्योतक
की उपस्थिति के कारण होती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब उत्तर हमारे वही हैं एज यूजुअल जो देते हैं, हमें यहाँ पर आंसर बताना है। देखो, मेरिस्टेम पादप कोशिकाओं की निरंतर वृद्धि और मरम्मत की कुंजी है। ठीक है, मेरिस्टेम एक प्रकार का पौधा ऊतक है जिसमें अविभाजित कोशिकाएं होती हैं जो विभाजित और विभेदित होती रह सकती हैं। इसलिए अन्य बहु कोशिकाएं जीवों के विपरीत पौधे कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के संयोजक से बढ़ते हैं। मेरिस्टेम में मौजूद कोशिकाओं में विभाजित होने और स्वयं कायम रहने की क्षमता होती है। तो समय के साथ पौधा विभाजित होने की क्षमता खो देता है और ऐसी कोशिकाएं पौधे के शरीर को बनाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा दोनों सत्य हैं, और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट है कि कॉर्नियल अंधापन दुनिया भर में दृश्य हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु के बाद किसी की आंखें दान करना एक बदलाव ला सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ऑप्शन ए कार्निया, बी आइरिस, सी ऑप्टिक तंत्रिका या डी मैक्यूला। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो कार्निया आँख के सामने की स्पष्ट बाहरी परत है। कार्निया आँख को प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है ताकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके, और कार्निया का आकार गुंबद जैसा होता है और आँख को फोकस करने में मदद करने के लिए प्रकाश को मोड़ता है। जब चोट, बीमारी या अन्य कारकों के कारण कार्निया क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इससे दृष्टि खराब हो सकती है या अंधापन भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर फिलहाल सही है। कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कार्निया ही प्रत्यारोपित किया जाता है। पूरी आँख नहीं निकाली जाती है। मतलब जब हमें भी इस चीज़ की समझ नहीं थी तो हमें लगता था पूरी आँख को निकाल के। आँख के कई सारे पार्ट्स हैं, कार्निया है, लेंस है ना। तो जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसको उसी तरीके से डॉक्टर लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो पत्ता गोभी को प्रभावित करता है। सेकंड, ब्लैक आर्म रोग कपास को प्रभावित करता है। थर्ड, बैक्टीरियल कैंकर टमाटर का एक गंभीर रोग है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या सही होगा। तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन अलग से बन गए। ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो पत्ता गोभी को प्रभावित करता है, एक क्वेश्चन। ब्लैक आर्म रोग कपास को प्रभावित करता है, एक ये नया। बैक्टीरियल कैंकर टमाटर का एक गंभीर रोग है, एक नया, है ना। तो ऐसे 3 चीज़ें आपको और अलग से पता चल गई। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्योंकि सेक्स एजुकेशन अभी हमारे यहाँ नहीं उस तरीके से बताई जाती है, तो इस तरीके को क्वेश्चन और इस तरीके की बातें ना बड़ी अजीब लगती हैं समाज में, है ना। क्योंकि समाज भी उतना खुला नहीं है, हमारी सभ्यता एक अलग तरीके की है। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 युग्मक सेक्स कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनती है। तो इस संदर्भ में निषेचन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए अंडाशय से अंडे निकलना, बी वृषण से शुक्राणु का निकलना, सी योनि द्रव के साथ वीर्य का मिश्रण, एंड डी अंडे के नाभिक के साथ शुक्राणु का संलयन। अब ये सारे के सारे आंसर बहुत क्लोज है, आपको सारे में ही अगर आइडिया नहीं है तो लग सकता है कि कोई भी इसमें सही हो सकता है ना, पर क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा। तो मनुष्यों में निषेचन का तात्पर्य नर और मादा युग्मकों के संलयन से है, जो एक नए जीव के विकास को सुविधाजनक बनाता है। निषेचन नर और मादा दोनों युग्मकों के संलयन से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी अंडे के नाभिक के साथ शुक्राणु का संलयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकालीन उपकला की एक अनूठी विशेषता? ऑप्शन है वाटर प्रूफिंग के लिए केराटिन की उपस्थिति, बी बिना किसी क्षति के फैलने और पीछे हटने की क्षमता, सी है कि स्राव और अवशोषण के लिए उच्च क्षमता, डी सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए माइक्रोविली की उपस्थिति। तो इसमें कौन सी एक अनूठी विशेषता है वो हमें बताना है। तो देखेंगे तो संक्रमणकालीन उपकला का स्थान और कार्य जो होते हैं, बिना किसी क्षति के फैलने और पीछे हटने की क्षमता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है कि प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना और कार्य के रख रखाव के लिए एक आवश्यक माइक्रो मोलिक्यूल है। तो इस संदर्भ में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनती है? ऑप्शन है एनीमिया, बी क्वाशियोरकर, सी हाइपोथायराइडिज्म, एंड डी कैडमियम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और अच्छा भी है आपका, है ना कहीं तो देखा ही है इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो उसकी कमी से आपको बीमारी हो सकती है वो हो सकती है क्वाशियोरकर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
जैसे एक तरीके से होता है ना मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषित बच्चा, उसी टाइप से एक बीमारी हो जाती है। तो बच्चा आपको लगेगा कि इसको कुछ खाने को नहीं मिला, बहुत कुपोषित है, उसी टाइप की मैंने देखा है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट है ये, सूची सेकंड। ऑप्शन है मानव जाति का अध्ययन एंथोलॉजी, बी कंकाल का अध्ययन साइटोलॉजी, सी जानवरों का अध्ययन जूलॉजी एंड डी कोशिकाओं का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। तो अब इनको इस नीचे दिए कोड से हमें मिलान करना। पहले तो हम यहाँ इसको मिलान कर लेंगे, फिर आंसर बताते हैं। देखो जब मिलान करेंगे तो मानव जाति का अध्ययन, तो ये एंथोलॉजी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कंकाल का अध्ययन करना है तो ये आपका हो जाता है यानी स्केलेटन का, तो ऑस्टियोलॉजी। ओके, एंड जानवरों का अध्ययन तो ये आपका जूलॉजी हो जाता है, नॉर्मली सबको पता है, और कोशिकाओं का अध्ययन तो साइटोलॉजी। ओके, तो ये जो कूट हमने मिलान किया तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ रहा है। 26 से देखें क्वेश्चन को, तो इनको भी देखते चलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हमको देखना है। ओके, ओके, देखिए नेक्स्ट है कि केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है ये बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल हैं। सेकंड, वे उथले महासागरों और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के नीचे के जंगलों में उगते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि इन्हें कीस्टोन होस्ट माना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? और हमारे ए बी सी और डी यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं। किसी में केवल फर्स्ट और सेकंड दिया है, बी केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बताना है केल्प वनों के बारे में। तो क्या होते पहले तो ये देख ले, केल्प बड़े भूरे शैवाल हैं जो तट के करीब ठंडे अपेक्षाकृत उथले पानी में रहते हैं, और केल्प समुद्र तल से जुड़ते हैं और अंततः पानी की सतह पर बढ़ते हैं, और भोजन और ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। इसलिए कथन फर्स्ट और सेकंड हमारे सही है। ठीक है, समुद्री घास कई अन्य समुद्री जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है, और इस प्रकार यह एक प्रकार का कीस्टोन होस्ट है। कीस्टोन होस्ट एक प्रकार की कीस्टोन प्रजाति होती है जो अन्य कीस्टोन प्रजातियों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य होते हैं। सेकेंड, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। थर्ड, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं ये टिक लगाती हूँ, जब गलत पूछता है तो बहुत ध्यान देना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, और डी केवल फर्स्ट और थर्ड। तो बताना है, देखो कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य होते हैं, जैसे उल्वा, जिसे समुद्री सलाद के रूप में भी जाना जाता है, इसे खाने योग्य हरा शैवाल कहा जाता है। मोनेरा की प्रोकैरियोटिक प्रकृति के कारण इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। परमाणु सामग्री न्यूक्लियाइड नामक साइटोप्लाज्म के क्षेत्र में पाए जाने वाले डीएनए अणुओं से बने होते हैं। तो इस तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं गलत, तो थर्ड ऑप्शन केवल हमारा गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो नहीं। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है क्योंकि शरीर को आकार और संरचना प्रदान करने का कार्य कंकाल प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो प्लांटे में मौजूद नहीं है। इसलिए कथन थर्ड हमारा यहाँ पर गलत है। ये कह रहे मौजूद होती है, तो ये मौजूद नहीं होती है, यहाँ पर नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शैवाल के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नो स्टॉक का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड, उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक होता है। थर्ड, अगर नाइट्रोजन गैस को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है। यहाँ पर कुछ और होगा शायद, कि अगर ही होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि सही ऑप्शन ही हमें बताना है। ओके, तो अगर बात करें तो नो स्टॉक नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वे मीठे पानी के आवासों में पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है। इसलिए कथन एक हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब एक गलत हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा केवल यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि सेकेंड। थर्ड हमारा कह रहे हैं कि अगर एक जेली जैसा पदार्थ है जिसका उपयोग पूरे एशिया में मिठाइयों में एक घटक के रूप में किया जाता है, अगर का उपयोग सूप, फलों के संरक्षण, आइसक्रीम और अन्य मिठाइयों में गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन थर्ड भी गलत है। ये कह रहे हैं कि इसको नाइट्रोजन में बदलने के लिए नहीं किया जाता, तो इसलिए
थर्ड और फर्स्ट दोनों ही गलत हैं, सेकेंड हमारा केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन माइकोराइजा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है जड़ और कवक के बीच परजीवी संबंध, बी कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध, सी शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध, या डी शैवाल और कवक के बीच सैप्रोफाइटिक संबंध। तो बताना है। देखो, अगर बात करेंगे तो कवक और जड़ें आपसी संबंध में हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। कवक पौधे से पोषण लेता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, और बदले में पौधे के लिए पानी और खनिजों के आसान अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 में? तो बी हो जाएगा, कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए है कि लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। कारण आर, लाइकेन में अन्य पौधों की तरह जड़ें या संरचना नहीं होती है, वे हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर होते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। आपको पता है कि कथन कारण के आंसर किस तरीके से होते हैं, तो पता है लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। लाइकेन में अन्य पौधों की तरह जड़ें या संरचना नहीं होती है, वे हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर होती हैं। क्या ये दोनों कथन और कारण सही हैं या गलत है? तो लाइकेन अपने विषहरण गुणों के कारण सूचक जीव है। वायु प्रदूषण से लाइकेन की आबादी में गिरावट आती है, जो किसी विशेष क्षेत्र में वायुमंडलीय प्रदूषकों को इंगित करता है। वैज्ञानिक पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थों के स्तर को निर्धारित करने के लिए लाइकेन का अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा अवशोषित विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं। लाइकेन सभी जीवन को सक्षम बनाने में एक मूलभूत भूमिका निभाते हैं। वे बंजर चट्टानों पर, रेगिस्तान और बर्फीले इलाकों में और भूस्खलन जैसी गड़बड़ी के बाद सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, कुल उपलब्ध सौर ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण में लाल एवं बैंगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। थर्ड कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पौधों द्वारा अवशोषित जल का केवल 1% प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब ए, बी, सी और डी दिया गया है ऑप्शन में, ध्यान से पढ़ना। प्रकाश संश्लेषण से तो क्वेश्चन आते ही फोटोसिंथेटिक्स से, है ना, सिंथेसिस से ऐसे कुछ बोलते हैं, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में बड़ा अलग, मतलब जीभ कुछ अलग ही वर्ड कर देती है। देखो, बात करेंगे तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए उनके प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये तो सबको पता है। आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा। सेकेंड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाल एवं बैंगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक नहीं होता क्या, ये देखना है हमें, है ना। तो अगर देखेंगे तो ये जो इन्होंने कहा है कि लाल प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जाता है, जिसके बाद नीला प्रकाश आता है, और यह प्रकाश संश्लेषण लाल और नीली रोशनी को सबसे प्रभावी बनाता है। बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है, इसलिए कथन सेकंड हमारा सही है। ये कह रहे कि प्रभावशाली होता है, तो इसलिए ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से इसको भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। 35, 36, 37 भी हमने देखा कथन और कारण का, है ना, रीजनिंग और असेसन का। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एंड्रोडाइकियम और गाइनोकियम फूल के आवश्यक भाग हैं। सेकेंड, पुंकेसर फूल का मादा प्रजनन भाग है और स्टिग्मा नर प्रजनन भाग है। थर्ड, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने द्वारा संपन्न होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, या डी कोई नहीं। तो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसकी जो ऑप्शन है वो यूपीएससी के तरीके फॉर्म किए गए हैं। बाहरी बीजपत्र और बीजपत्र को पौधों के अनावश्यक भाग कहा जाता है। एंड्रोकियम और गाइनोइकियम फूलों के वास्तविक प्रजनन भाग हैं, इसलिए उन्हें फूल के आवश्यक भाग कहा जाता है, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है। पुंकेसर एक फूल का नर प्रजनन भाग है और यह परागकण पैदा करता है जो पीले रंग के होते हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2 हमारे सही हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब देख लेते हैं कैक्टस को। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला पुंकेसर फूल का मादा प्रजनन भाग है, तो यह 3 भागों से बना होता है ना, अंडाशय शैली और कलंक। अंडाशय शैली और कलंक, तो इसलिए सेकेंड हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओके। सपोलों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं।
अब ये कोई सपौधों की पत्तियाँ होती हैं। हालांकि कैक्टस में वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को कम करने के लिए पत्तियों को कांटों में बदल दिया जाता है और इस प्रकार पानी की हानि कम हो जाती है। तो इसलिए कथन सेकंड हमारा सही है। सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड हमारा यहाँ पर गलत है। ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो केवल दो में, अब देखो केवल दो में कौन से दो सही है, मैं यही बोलती हूँ कि कौन से दो सही है वो नहीं पता चलता है ना। तो जब तक आप तीनों का नहीं पढ़ेंगे जो एक्सप्लेन पोर्शन है तो फिर क्लियर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सेब और स्ट्रॉबेरी सच्चे फलों के उदाहरण है। बी, जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें झूठे फल के रूप में जाना जाता है। सी, आलू की आंख जड़ में संशोधन का संकेत देती है। एंड डी, प्याज तने का संशोधित रूप है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अच्छा, ये सच्चे फल झूठे फल तो मैंने एक दो बार कहीं पढ़े हैं ये क्वेश्चन। सेब और स्ट्रॉबेरी झूठे फलों के उदाहरण हैं। झूठे फल वे फल होते हैं जो फूल के अन्य भागों के साथ साथ अंडाशय से विकसित होते हैं। सच्चे फल पूर्णतः अंडाशय से विकसित होते हैं। जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें केले जैसे पार्थेनोकार्पिन फल के रूप में जाना जाता है। आलू की आंखें उन गांठों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनसे कलियां बनती हैं और ये कलियां संभावित रूप से विकसित होकर पौधे बन सकती हैं। प्याज तने का संशोधित रूप है। इसमें असंख्य मांस युक्त पपड़ीदार पत्तियां होती हैं और ये आधार पर एक धागे जैसी संरचना से निकलते हैं, इसलिए कथन फोर्थ भी हमारा सही है। तो इस तरीके से देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है। देखो डिफरेंस आप समझ गए हो, मैंने चारों को लाइन से बताया है। सेब और स्ट्रॉबेरी सच्चे फलों के उदाहरण इन्होंने बोला, लेकिन सेब और स्ट्रॉबेरी झूठे फलों के उदाहरण हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। ये भी मैंने बताया तो इसलिए सही नहीं है, ये भी मैंने बताया तो फिर ये हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कथन ए कि निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए, कीट बच्चे पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न आकार में संशोधित करते हैं। कारण आ, वे नेपेथेंसी परिवार से संबंधित हैं जिनकी पत्तियों में जार जैसी संरचना होती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। कथन ए हमारा, और ये बी, ये सी और ये डी। तो ये आप पढ़ लेना किस तरीके से होते हैं, बहुत पता है सबको, क्योंकि ये ऑप्शन तो आते रहते हैं ना क्वेश्चन में, हमें फिलहाल आंसर देखना है। देखो कीट बच्चे पौधों को मोटे तौर पर सक्रिय और निष्क्रिय प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ही कीड़े उन पर बैठते हैं, सक्रिय लोग अपने पत्तों के जाल को बंद कर सकते हैं। निष्क्रिय पौधों में घड़े जैसी संरचना होती है जिसमें कीट फिसल कर गिर जाते हैं। तो बात करेंगे तो ए और कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, साइप्रोपाइट्स और परजीवी प्रकृति में स्वपोषी होते हैं। सेकंड, एपीफाइट्स प्रकृति में विषमपोषी होते हैं। थर्ड, पिचर प्लांट, सनड्यू और ब्लैडर वॉर्ट कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी केवल थर्ड हमारा सही है। ये आपके यहाँ पर सही नहीं है। सैप्रोफाइट्स और परजीवी प्रकृति में विषमपोषी होती है। इन्होंने कहा है कि ये स्वपोषी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए मेसोसोम, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी डीएनए और आरएनए, एंड डी परमाणु आवरण। देखो ये हमारे आंसर दिए गए हैं। तो अब हमें बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं हैं जो परमाणु झिल्ली से बंधी नहीं होती हैं। डीएनए आरएनए जैसे परमाणु पदार्थ केवल साइटोप्लाज्म तक ही सीमित हैं। बात करेंगे तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु आवरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता कहलाता है। ऑप्शन है टर्गर प्रेशर, बी समसूत्री विभाजन, सी अर्धसूत्री विभाजन, एंड डी साइटोकिनिन। तो बताना है कि क्या होगा। अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एक कोशिका दो बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है और ये कोशिकाएं प्रजनन कोशिकाएं हैं, यानी पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडे। तो इस तरीके से देखेंगे तो सी हमारा सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है तो कहलाता है तो अर्धसूत्री विभाजन। ओके, ये रहे फिलहाल हमारे क्वेश्चन।
ठीक है। चले नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, न्यूमेटोफोरस दलदली मिट्टी के पौधों में होते हैं। कारण आर, ये संशोधित हवाई जड़ें पौधों को उनके तटीय आवास की जलयुक्त मिट्टी में ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करती हैं। तो कथन कारण का क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कथन हमारे वही दिए गए हैं एज यूजुअल जो दिए जाते हैं, तो आप पढ़ लो पहले, तो इससे क्या है कि समय बचेगा हमारा। तो जो हमने कथन कारण पढ़े क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि दोनों कह सकते हैं, और सही स्पष्टीकरण भी दिया गया है। तो न्यूमेटोफोर्स संशोधित जड़ें हैं जो जमीन से निकलती हैं और लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं। चूँकि ये जल जमाव वाले और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए मिट्टी से पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण मुश्किल हो जाता है। अतः ये श्वसन में सहायता करते हैं और ये राइजोफोरा पौधे में पाए जाते हैं जो दलदली क्षेत्रों में उगता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड में ये चीज़ें दी गई हैं। ऑप्शन ए, कोशिकाओं की यातायात पुलिस कैप्सिड। बी, कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियाँ राइबोसोम। सी, पलाडे कण गोल्गी निकाय। एंड डी, वायरस का प्रोटीन लाइसोसोम। अब हमें पहले इनको मिलान करना होगा, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। तो जब मिलान करोगे तो गोल्जी निकायों को कोशिकाओं की यातायात पुलिस कहा जाता है, यानी जो गोल्जी का काय होती है या निकाय होती है, तो इसे कोशिकाओं की यातायात पुलिस कहा जाता है। ठीक है, तो ए थर्ड हो जाएगा। अब ए थर्ड आपका बी ऑप्शन में दिया गया है ना, तो इस तरीके से यही एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि और कहीं दिया भी नहीं गया, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। ए थर्ड, बी फोर्थ है ना, तो इस तरीके से ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड एंड डी वन। वायरस का प्रोटीन तो कैप्सिड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप देख लेंगे, है ना, आंसर भी देख लेंगे अच्छे से और क्वेश्चन तो देख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम्योस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। ऑप्शन है, एक कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ जो विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना होता है, जहाँ सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं। बी, जीवन को बनाए रखने के लिए किसी जीव के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं। सी, बाहरी परिवर्तनों के बावजूद स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने की स्थिति। एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन इसमें सही व्याख्या करता है। तो देखो, हम 47 देख रहे थे। होमोस्टेसिस को एक स्व विनियमन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा एक जीवित जीव बदलती बाहरी परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाते हुए आंतरिक स्थिरता बनाए रख सकता है। तो होमोस्टेसिस स्थिर और अपरिवर्तित नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बाहरी चुनौतियों से बचने के लिए आवश्यकता अनुसार आंतरिक स्थितियों को बदल सकती है। तो इसका जो सही वर्णन करता है या व्याख्या करता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना जो सूचना दूत के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क गतिविधि से कार्यात्मक इरादे निर्धारित करती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। 48 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र में विशेष कोशिकाएं हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करती हैं। आंसर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल हमारे सही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे मस्तिष्क के संबंध में सही हैं। और आपको पढ़ के कुछ आइडिया लग ही रहा होगा, तो फिर भी देख लो, तो सी ऑप्शन सही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कोशिकांग के रूप में गुणसूत्र आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इस संदर्भ में मानव शरीर में एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। ऑप्शन ए, वाई गुणसूत्र हमेशा शुक्राणुओं द्वारा और एक्स गुणसूत्र अंडे द्वारा योगदान दिया जाता है। सेकंड, वाई गुणसूत्र एग गुणसूत्र से छोटा होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी फर्स्ट और सेकंड यानी कि एक और दो दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो मनुष्य में 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 यानी कि 22 जोड़े ऑटोसोम हैं और 23वें जोड़े क्रोमोसोम एक्स और वाई को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। वाई गुणसूत्र का योगदान हमेशा शुक्राणुओं द्वारा होता है और एक्स का योगदान अंडों या शुक्राणुओं द्वारा। ये मतलब एक डिटेल है जो हम 12th में बायो में पढ़ते हैं। तो बात करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से आंसर में पढ़ लेना। ठीक है, अभी हमने 45 नंबर क्वेश्चन से डील किया है, तो आप 45 को देख लो। ये हमारा 46 है, 47, 48 एंड ये है आपका 49। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहे हैं
कि निम्नलिखित दो कथनों को कथन और कारण के रूप में माने। तो कथन ए, वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियों को खाते हैं। कारणार्थ मवेशियों में रूमेन में कई सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कोड तो हमारा नॉर्मल वही होता है जो एज यूजुअल होता है, हमें फिलहाल यहाँ पर आंसर बताना कि क्या सही होगा। बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यानी कि रूमेन रोगाणुओं में प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और कवक शामिल है, जो गाय के पेट के 4 हिस्सों में से एक रूमेन के अंदर रहते हैं। गाय जो खाती है उसे तोड़ने के लिए रूमेन रोगाणु एक साथ काम करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी 50 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरीके से साइंस के हैं तो थोड़ा बताना भी पड़ता है, एंड आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो 50 इसमें देख लो, 50 बाद में और 50 लास्ट पे वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू आप सब लोगों का। आप सब लोग प्रैक्टिस को करते रहो, रिवीजन भी करते रहो। ओके।